दरबार की वही सुबह थी जब हवा में कुछ अजीब सा खामोश रोना सा फुसफुसा रहा था। महल के गलियारे अभी भी गूंज रहे थे पिछले रात की बातें लेकर। अकबर अपनी तोड़ी हुई मूंछों को ठीक करते हुए दरबार में आए। उनकी आंखों में आज किसी नायक की तरह गंभीरता नहीं थी, बल्कि एक तरह का उल्टा सा मस्खरापन चमक रहा था। बीरबल, जो हमेशा की तरह चुटकी बजने वाले चेहरे के साथ खड़ा था, थोड़ी बेचैनी में दिख रहा था, क्योंकि खबरें उड़ रही थी कि आज दरबार में एक बड़ा मामला आएगा। एक ऐसा मामला जिसे सुनकर हर शहजादी, मंत्री और दरबारी चौंक जाएगा। मामला था एक गधे का, पर यह साधारण गधा नहीं था। उस गधे का नाम था बकासुर। नाम सुनते ही लोगों के ज़हन में एक भयंकर दानव की छवि उभरती थी और इससे जुड़ी कहानियां खुद ब खुद कानों तक पहुंचती थी। बकासुर गधा असल में गांव के चतुर्मुखी किसान शमशेर के पास से आया था। कहते हैं कि वो हर बात पर बकवास करता, हर समस्या का नाटक बनाकर हल कर देता और लोगों को सीमा से बाहर हंसाने में माहिर था। उसका बड़बोला स्वभाव और अचानक टकरा देने वाली हंसी लोगों को परेशान करती थी। शमशेर, जो अपनी मूंछों की तरह ही सख्त और सीधे स्वभाव के थे, गांव के चौपाल पर आए दिन बकासुर की हरकतों से तंग आ चुके थे। पिछले हफ्ते बकासुर ने गांव के मेले में आधी रात को ढोलगांव की मूर्ति के सामने खड़े होकर मैं राजा हूं की नाटकबाजी कर दी थी। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो बकासुर ने एक सुनियोजित सीधी सी बात कही, मुझ में राजा होने का अधिकार है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बोझ उठाता हूं। और लोग हंस हंस कर चुप हो गए। पर अगली सुबह खेतों में काम करने वाले बैलों ने अपनी हालत पर रोना शुरू कर दिया कि गधा आधी रात को राजा बनकर उनका मान घटा रहा है। अकबर ने जब ये सब सुना तो उनके चेहरे पर वही धीरे धीरे मुस्कान आई, जिसे देखकर बीरबल भी मुस्करा दिए बिना नहीं रह पाते। पर अदालत का काम मजाक नहीं था। दरबार की परंपरा थी कि यदि कोई मतिभ्रम या हस्तक्षेप से सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़े तो पहले उसे समझाया जाए, फिर सजा दी जाए। शमशेर का कहना था कि बकासुर ने न सिर्फ गांव के शान को ठेस पहुंचाया, बल्कि अदालत की गरिमा भी चुनौती दी। ऐसा दुष्ट व्यवहार दरबार में सहन नहीं किया जाएगा। बकासुर अपनी बड़ी बड़ी आंखों में किसी बेबसी का भाव लिए दरबार में खड़ा था। उसकी गर्दन पर एक पुराना रस्सी का फंदा लटक रहा था और उसकी दुम ठंठराती हुई दिखाई दे रही थी। लोग बातें कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि ये सब हास्य का हिस्सा है, कुछ कह रहे थे कि ये अपमान है। अकबर ने अपनी तरफ झुककर सुकरा हुआ आवाज में कहा, पहले तो सुनो, इस गधे ने क्या कहा। शमशेर ने तीखी आवाज में सारी घटनाएं बताई। मेले की नाइट, राजा का नाटक, बैलों की नाराजगी और गांव वालों का बंट जाना। बीरबल ने अपनी मुंह के किनारे की एक मुस्कान दबाई और कहा, महाराज, न्याय वही है जो सवाल पूछे बिना न ठहराए। मैं पूछता हूं, यदि ये गधा सचमुच अपने आंचल में कुछ छिपाता है तो क्या हम उसे समझाकर नहीं छोड़ सकते। अकबर ने आंख उठाकर बीरबल की ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में ये तीव्रता थी कि आज कुछ अलग खेल खेलना है। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारे पास कोई चाल है? बीरबल ने झट से जवाब दिया, हर चाल का राजा नहीं होता, पर हर राजा के लिए चाल होती है। तभी बकासुर बोला, उसकी आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास था, मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया, मैं तो बस सच बोला करता हूं। हंसी में पल्लवित दरबार चुप हो गया। सच? गधा सच? ये बात सुनने वाली थी। बाकियों ने गधे की बात पर हंसे, पर अकबर ने संकेत किया कि गधा बोलना जारी रखे। बकासुर ने कहा, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं वही कहता हूं जो दिल में आता है। गांव के बैलों ने मुझे सोचा कि मैं राजा बन गया, पर मैंने क्या किया? सिर्फ कहा कि राजा वही जो बोझ उठाता है। ये सुनते ही लोग और भी ज्यादा हंस पड़े, पर कुछ चेहरों पर विचार का भाव उभर आया। अब फैसला होना था, क्या गधे को सजा दी जानी चाहिए? अकबर ने दरबारियों से कहा, सजा वो नहीं जो क्रूरता से दी जाए, सजा वो हो जो सबको सबक दे और न्याय भी पूरा हो।
बीरबल ने एक योजना सुझाई जो सबको चौंका देगी। उसने कहा, हम गधे को अदालत में नहीं बल्कि गांव के चौपाल में आज वो कराएंगे जो उसने किया, राजा बनने की तमन्ना। पर इस बार उसे राजा बनने का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, पर उसके साथ कुछ शर्तें होंगी। अकबर ने शरारत भरी मुस्कान के साथ हामी भरी। वही शाम गांव में बड़ा सभा हुआ। बीरबल ने गांव के लोगों से कहा कि बकासुर सचमुच राजा बनेगा, बशर्ते वो एक दिन गांव के सभी कामों में लोगों की मदद करे, खासकर उन बैलों की जिनकी शान को उसने ठेस पहुंचाई थी। बकासुर ने गर्व से कहा, ठीक है, मैं राजा बनूंगा, पर पहले मुझे सुनो कि राजा क्या होता है। और उसने कहा, राजा वही जो अपने प्रजा का बोझ उठाए, जो उनकी पीड़ा समझे और जो हंसी के साथ ही न्याय भी बांटे, लोग चकराए। क्या वही गधा अब राजसी शिक्षा दे रहा था? पहला कार्य था खेतों में सुबह सुबह बैलों के साथ काम करना। बकासुर ने सुबह सुबह उठकर बैलों को हौसला दिया, अपनी पीठ पर हल बनाकर खेत में चला। लोगों ने उसको देखा और आश्चर्यचकित हुए। बकासुर ने बैलों के साथ बैठकर गाना गुनगुनाया और उसके गीतों में तरह तरह की बातें थी। मैं गधा नहीं, मैं साथी हूं। हंसी से हल होगी, बोझ बांटने से हल्का होगा। और बैल, जो पहले उसे राजा के नाटक की वजह से परेशान थे, अब धीरे धीरे शांत हुए। दिन के दूसरे हिस्से में बकासुर ने गांव के छोटे छोटे झगड़ों को सुलझाया। उसने लोगों के बीच झूठे दावों को धर्म संकट बनाकर सुलझाया, नाटक के अंदाज में पर गहरी समझ के साथ। एक बार उसने दो भाइयों के खिताबी विवाद को इस तरह खत्म किया कि दोनों भाई खुद हंस पड़े और अपने गुस्से पर शर्मानी महसूस की। बकासुर का तरीका था कि वो समस्या को उस रूप में पेश करे जो सबसे बेवकूफी भरा लगे, ताकि लोग खुद ही हंसकर अपनी गलती समझ जाए। धीरे धीरे गांव के लोग बकासुर की नई छवि से परिचित होने लगे। जो पहले बकवास और हंगामा था, वही अब हंसी में सीख बन रहा था। बीरबल, जो दूर से सब कुछ देख रहे थे, अकबर से बोले, महाराज, सजा बदली और दंड भी बदल गया, यही न्याय है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, सजा से बड़ा असर शिक्षा का असर होता है। अगले हफ्ते गांव में मेले की रात आई। बकासुर ने फिर वही नाटक किया, पर इस बार उसने मैं राजा हूं कहने के बाद अपने आप को राजा दिखाने की जगह गांव वालों की खुशियों का राजा बनाया। उसने बच्चों को कहानी सुनाई, बूढ़ों के पैरों की मालिश करवाई। हंसी में भला कौन कहे कि गधा मालिश करवा सकता है। और उन लोगों के लिए जो अकेले थे, उसने साथ बंटाने का हाथ थामा। बैलों ने भी अब बकासुर के साथ कदम ताल करना सीखा था और लोग हंसते हंसते उसकी बातें सुनते रहे। एक दिन अचानक गांव में कुछ लोग आए जो शहर से आए चोरी के गिरोह की ओर इशारा कर रहे थे। उनकी शान बिगाड़ने वाले थे। गांव वालों का मन कांप उठा। बकासुर ने ठन ठन कर कहा, हमें हमारी रक्षा खुद करनी होगी, पर शांति के साथ। उसने एक योजना बनाई, वो गिरोह को गांव का महिराज दिखाने का नाटक कराने चला। रात को उसने अपने साथ कुछ गांव वालों को लिया और उन्होंने गिरोह को ऐसा तमाशा दिखाया कि गिरोह खुद शर्म से बचता हुआ भाग गया। वे लोग अब समझ चुके थे कि गांव पर बकासुर की नजर है और वो सिर्फ नाटक नहीं करता, वो अपने समाज का रक्षक भी है। अकेला, अजीब, पर नेक दिल। दरबार में जब ये सब अकबर के पास पहुंचा, तो अकबर ने सोचा कि न्याय सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में भी होना चाहिए। उन्होंने बकासुर को दरबार में आमंत्रित किया और सबके सामने उसे सजा देने की जगह सम्मान दिया। न केवल सम्मान, बल्कि एक उपहार भी। एक छोटा सा सिंहासन दिया गया, पर साथ में लिखी शर्त यह थी कि यह सिंहासन सिर्फ तब तक रहेगा जब तक बकासुर गांव की भलाई करता रहेगा। बकासुर ने घबराहट भरी आवाज में कहा, महाराज, मैं सिंहासन नहीं चाहूंगा, पर अगर आप मुझे ऐसा बनाना चाहते हैं कि मैं सबका सहारा बन सकूं, तो मैं स्वीकार करता हूं। वही दिन गांव में एक उत्सव की तरह मनाया गया। लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे
और बकासुर उन सब के बीच में खड़ा था, ना ऊंचा ना नीचा, बस साथी। उस रात अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी समझदारी अमूल्य है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अमूल्य तो वे हैं जिनके पास हंसी और समझ दोनों है, और आज हमारे बीच एक गधा है जो दोनों लेकर आया। कहानी यही नहीं रुकी। बकासुर ने समय के साथ गांव का विश्वास जीत लिया और अपने नाम के साथ जुड़ी बकवास की छवि को नई मीनिंग दी। उसने ये सिखा दिया कि जो भी आवाज अजीब लगे, जरूरी नहीं कि वो बदमाश हो। कभी कभी वही आवाज समाज के लिए एक नई शिक्षा लेकर आती है। और अकबर का दरबार, उसने अपने न्याय की परिभाषा को फिर से तराश लिया। कभी कभी सजा वही है जो मन को बदल दे, न कि केवल शरीर को सताए। दरबार के लोग और गांव वाले ये ध्यान में रखकर जीने लगे कि हर व्यक्ति, चाहे वो गधा ही क्यों न हो, उसकी आवाज सुनने लायक होती है। बकासुर का नाम गांव की कहानियों में यूं शामिल हो गया जैसे कोई गीत। एक गीत जो हंसी में सीख देता है और सीख में हंसी छिपी रहती है। दरबार की सुबह हमेशा की तरह हल्की सी गूंज लिए थी, पर उस दिन हवा में एक अजीब सी कसक थी। ऐसी कसक जिसे कोई शब्द सीधा कर न पाता। महल के ऊपरी गलियारों में देखते ही देखते बातें पसर रही थी। आज अकबर ने बीरबल को दरबार से निकाल दिया। ये वाक्य जितना संक्षिप्त था, उतना ही भारी था। हर जुबान पर यह ध्वनि दूसरे अर्थ में गूंज रही थी। क्या गलती हुई? क्या तकरार हुई? क्या न्याय का फर्क पड़ गया? दरबार में बैठा हर आदमी अपनी अपनी सोच के साथ उस शून्य की ओर ताक रहा था जहां बीरबल हमेशा खड़ा रहता था, हंसी के किनारे, पर आंखों में एक चतुराई की चमक लिए। बीरबल का चेहरा अक्सर हल्का सा खेल खिलौनों सा दिखता था, एक तरह की शरारत जो फौरन सुलझ जाती और दिमाग में खेलती रहती। पर बीरबल का दिमाग भीतरी जटिलताओं का मालिक था। वो सोचा करता था, पर सोचते हुए भी हंसता था। अकबर, जिनकी आंखों में शासन की गंभीरता और बच्चों जैसा उत्साह दोनों कदाचित मिल जाते थे, उस दिन थामे हुए किसी संकेत के साथ बैठे थे। लोगों ने देखा कि अकबर का चेहरा कुछ सख्त हो गया और उनकी आवाज में वह ठंडक थी जो अक्सर तभी आती जब किसी निर्णय के पीछे सोच गहरी हो। तब अचानक आदेश आया, बीरबल को दरबार से निष्कासित किया जाए। कुछ लोग दांत पीसकर चुप रहे, कुछ की आंखों में आश्चर्य और कुछ में गहरा दुख झलक उठा। किसी ने कहा कि बीरबल ने आज सुबह एक चुटकी ऐसे कही जो अकबर के दिल को भेद गई। किसी ने कहा कि बीरबल ने किसी राजसी मर्यादा का उल्लंघन किया। कुछ ने कहा कि ये एक चाल है, बीरबल खुद ये सब करवा रहे हैं ताकि बाद में बड़ी जीत दिखाई दे। पर असलियत में जो हुआ वो साधारण न था। बीरबल ने उस सुबह दरबार में एक प्रश्न उठाया था, एक सवाल जो विद्रोह जैसा नहीं था, पर सतह के नीचे एक आग जरूर लगा गया। उसने पूछा था कि क्या राजा को हर बार न्याय की कसौटी पर खड़ा होना चाहिए, या क्या राजा कभी कभार अपनी संवेदनाओं पर भी निर्णय कर सकता है। अकबर ने उस सवाल को लोकतंत्र की चुनौती समझा और गुस्से में त्वरित फैसला ले लिया, बीरबल को दरबार में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बीरबल ने हंसते हुए नहीं कहा, उसके चेहरे पर वही शांत दमक थी, पर आंखों में एक तरह का दार्शनिक उदास था। उसने अपना सिर झुकाया जैसे कि कोई विदा ले रहा हो, और धीरे धीरे वो महल के दरवाजे की ओर चला। लोग खामोश थे। कुछ ने अपने ही दिलों में बीरबल के लिए एक कोमल प्रार्थना की, तो कुछ ने अकबर के कड़े फैसले की तारीफ की। पर बीरबल को जब महल की उन ऊंची दीवारों से बाहर निकाला गया, न जाने क्यों हर पत्थर कुछ कहता सा लगा। वहां बीरबल की आवाज पहले ही गूंज चुकी थी और अब वो आवाज जैसे हवा में फंसकर भी रही। बीरबल बाहर निकला तो उसने गांवों की ओर कदम बढ़ाए। वो सड़कों पर अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी समझ थी, और समझ कभी सूनापन नहीं महसूस होने देती। वो पेड़ों के नीचे बैठा, बच्चों के साथ खेला, और जिन लोगों ने उसे सचमुच पहचान नहीं किया था, वे भी जल्द ही जान गए कि ये वही बीरबल है। उसकी आंखों की मूर्त शरारत, उसके बातों का हल्का सा खिंचाव।
बीरबल ने अपना दिया हुआ समय गांव वालों के साथ बिताया, क्योंकि वो मानता था कि समाज का हर हिस्सा सीखने और सिखाने का हक रखता है। उसने उन छोटे छोटे मामलों को समझाने का नया तरीका अपनाया जो कभी दरबार में नहीं आते। एक महिला का विवाद, दो मित्रों की ठनी, एक बच्चे की खोई हुई आशा, बीच ही बीच में वह अपनी चिरपरिचित बातों से हंसा देता और सब कुछ हल्का कर देता। गांव वालों ने उसे मित्र की तरह लिया, पर बीरबल के भीतर एक बेचैनी थी। न सिर्फ दरबार से निकला जाना, बल्कि उस दूरी की खलिश कि अब वही आवाज जहां सबसे जरूरी थी वहां से हट गई थी। अकबर महल में बैठे थे, पर उनकी आंखें खालीपन महसूस कर रही थी। दरबार की व्यवस्था तो बनी रहती थी, पर बीरबल की कमी हर चर्चा की नर्म जगह पर चोट कर रही थी। बीरबल की वक्त लंबी शरारतें, उसके चौकस प्रश्न और वो सहज ही किसी पेचीदा मसले को हल कर देना, सब कुछ अब स्मृति बनकर रह गया। कुछ दरबारी इस निष्कासन पर संतुष्ट थे। उन्हें लगा कि राजा का आदेश मान लिया गया और शासन में अब सख्ती आई। पर कईयों की नजरों में दिन रोज की तरह नहीं गुजर रहा था, क्योंकि बीरबल का वो हल्का झटका जो अक्सर दरबार को सुधार देता था, अब गुम था। दिन बहते रहे और महल की दिनचर्या में छोटी छोटी घटनाएं होती रहीं। लौटते व्यापारियों की शिकायतें, साधु संतों की वाद विवाद, बच्चों की शरारतें, पर इनमें से हर मुद्दे पर एक आवाज की कमी थी। बीरबल गांवों में रहकर भी दरबार का विषय बना रहा। लोग उसे पत्र भेजते, कई बार खामोश प्रशंसा के साथ और कई बार चिढ़ाकर। कुछ चिट्ठियां अकबर तक भी पहुंची। कई लोगों ने राजा को अपनी चिंता लिखी कि न्याय को जो हल्की सी नरमाइयां मिलती थी वे अब कम हो गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि विवाद ज्यादा काठिन्यपूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि कोई हल्के शब्दों में मसलों को बेवकूफी नजर आता कर निपटा देता। पर अकबर, जो अपने मान और मर्यादा से जुड़ा था, ने इन पत्रों को एक चुनौती की तरह देखा। क्या राजा की गरिमा को परे रखकर इस तरह के समझौतों को स्वीकार किया जाना चाहिए? बीरबल गांव की सड़क पर चलते हुए कुछ क्षण ठहरकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। पास के बच्चों ने उसे घेर लिया और उससे कहानी सुनने की जिद करने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी चादर उठाकर एक छोटी सी कुर्सी बना ली और बच्चों को अपनी जिंदगी के उन अनुभवों की बातें सुनाई जो उसने दरबार में देखी थी। कहानी में अकबर की वीरता भी थी, उसकी कुछ गलतियां भी थी और सबसे ज्यादा उसका प्यार भी था। बच्चों ने उसकी बातें सुनी और हंसी की एक नदी बन निकली। पर बीच बीच में बीरबल ने उन बच्चों से पूछा, क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि किसी को दूरी पर बैठा देना किसी समस्या का हल है? बच्चे, जिन्हें अक्सर सच्चाई की सरल परिभाषा मिलती है, बोले, नहीं चाचा, समझाकर ठीक करना चाहिए। यह जवाब बीरबल के लिए एक ठंडी हवा की तरह था। वो जानता था कि लोगों का विश्वास अभी भी उसके साथ है। इधर महल में भी एक घटना हुई जिसने अकबर के मन में नया सवाल खड़ा कर दिया। शहर के निकट एक सीमा क्षेत्र में अचानक विवाद शुरू हुआ। लोगों में एक ऐसी दहशत फैली कि छोटे छोटे झगड़े बड़े रूप ले रहे थे। स्थानीय नायकों ने अकबर से मदद मांगी। अकबर ने भरे हुए दरबार में सुना कि कैसे छोटे से विवादों ने हथियार उठा लिए हैं, कैसे लोगों के बीच भरोसा टूट रहा है। अकबर ने उन अधिकारियों को भेजा, पर वे लौटकर इस बात से घबराएं कि बिना बीरबल की सूझबूझ के ये मामले कहीं अधिक जटिल मुड़ रहे हैं। लोग न्याय चाहते थे, पर न्याय का स्वर ठोस था और नर्म नहीं था। ये खबर सुनकर अकबर के दिल में एक अनकही पीड़ा हुई। क्या उसकी कठोरता कहीं उसे ही कमजोर कर रही थी? रात में अकबर अकेले अपने महल की बालकनी में खड़ा था। चांद चांदनी की तरह धीरे धीरे मैदानों पर उतर रहा था और हवा में थोड़ी सी ठंडक थी। उसकी आंखों में एक संघर्ष झलक रहा था। न फख्र कम करना था, न अपने शासन का मर्म खोना था। तब उसे शब्द आठक उठे। 20 दिन पहले बीरबल किस तरह की हरामनीय बातें करता था, किस तरह वो कटु सत्य को मीठे व्यंग्य में परोस देता था। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल केवल हंसाने वाला नहीं था,
वो दरबार और जनता के बीच का वो पुल था जो कठिनाई में मध्य बनता था। उसी रात अकबर ने निर्णय बदला। वो बीरबल को वापस बुलाएगा, पर पहले उसे एक परीक्षा देनी होगी जिससे ये प्रमाणित हो कि बीरबल का दिल और बुद्धि दोनों उसी तरह निर्मल है जैसे पहले थे। अकबर ने सबसे पहले बीरबल को पत्र भेजने का निर्णय लिया, पर वो पत्र किसी तरह के आदेश की तरह नहीं था। वो पत्र एक न्योता था, पर शर्तों के साथ। उसने लिखा कि अगर बीरबल महल की गरिमा का ध्यान रखते हुए कुछ महीने के लिए गांवों में रहकर जनता की भलाई के कार्य कर सके और फिर वापस आकर महल की ताजगी को जोड़ दे, तो वो उसे पुनः दरबार में स्वीकार करेगा। बीरबल ने पत्र पढ़कर एक लंबी हंसी की तुलना में गहरी सांस ली। उस हंसी में राहत की ठंडक थी और चेहरे पर पुरानी मित्रवत शरारत की झलक थी। उसने गांव में रुकने का फैसला किया, पर अब वो अनुभवों को न केवल बच्चों के साथ बांट रहा था, बल्कि गांव की समस्याओं का बड़े धैर्य से समाधान कर रहा था। उसकी सलाहों से खेतों की फसलें सुधरी, गांव के छोटे व्यापारी आपस में मिलकर काम करने लगे और गांव वालों के बीच विश्वास लौट आया। बीरबल ने अपनी बुद्धि को एक सेवा भरे बाट में बदल दिया और हर दिन वो कुछ नया सीखता चला गया। उसने स्वयं को भी विनम्रता सिखाई। कभी कभी जो बातें दरबार में बहस का कारण बनती थी, वे गांव की जरूरतों में रंग बदलकर उपयोगी सिद्ध हुई। तब धीरे धीरे महल में खबर आई कि गांवों में बीरबल की सूझबूझ ने काफी समस्याएं सुलझा दी हैं। अकबर ने इस पर ध्यान दिया और उसने महसूस किया कि न्याय का मतलब केवल दंड देना नहीं है। कभी कभी न्याय वो होता है जो लोगों के दिलों में वापस भरोसा लाए। उसने बीरबल को एक बार फिर बुलाने का निर्णय लिया, पर अब वो न केवल उसे वापस लाना चाहता था, बल्कि चाहता था कि बीरबल का वापस आना ये दिखाए कि सत्ता और बुद्धि दोनों साथ चल सकती है। उसने पूरे दरबार को आमंत्रित किया कि बीरबल की वापसी का उत्सव साधारण ढंग से होगा। न किसी तरह की दिखावा भरी झलक, नहीं कोई नाटकीय स्वागत, सिर्फ सच्ची स्वीकृति। जब बीरबल महल के द्वार पर पहुंचा, वो वैसा ही शांत, मिलनसार और विनोदपूर्ण था जैसा पहले था। उसने अपने हाथों में गांव के कुछ तोहफे लाए, कुछ खेतों के बीज, बच्चे के लिए एक छोटा सा खिलौना और कुछ हस्तनिर्मित चीजें जो उसने गांव वालों के साथ मिलकर बनाई थी। वो महल के एक कोने में खड़ा हुआ और जहां तक लोगों की नजर गई, सब कुछ शांत लगा। पर अकबर की आंखों में अब एक दया भी थी जो पहले की सख्ती से भिन्न थी। अकबर ने बीरबल के पास जाकर कहा, तुम्हें दरबार में वापस आने की अनुमति है, पर याद रखना, ये सत्ता हमारी है, पर न्याय और समझ हमारी पहचान है। बीरबल ने एक छोटी सी मुस्कान दी और कहा, महाराज, सत्ता तो आपका हाथ है, पर अगर वो हाथ लोगों के ऊपर भारी पड़े तो वो हाथ आपका नहीं रहेगा। बीरबल की वापसी पर दरबार में एक हल्की सी हलचल हुई। कुछ लोग मान गए, कुछ लोगों की आंखों में हल्की शंकाएं थीं, पर सबने जान लिया कि बीरबल का स्थान वापस आ गया है। बीरबल ने अपनी बहुत सी बातों को अब अधिक सहजता और धैर्य के साथ कहा। उसने उन मुद्दों पर जहां पहले उसकी बात टकरा कर समस्या बनी थी, अब नए तरीके सुझाव किए, कभी चुटकी, कभी कहानी, कभी भावुकता। अकबर ने भी सीखा कि हर निर्णय अंततः जनता के हित में होना चाहिए और मर्दांगी के नाम पर कठोरता केवल दिखावे की चीज है। बीरबल और अकबर के बीच अब एक नया समझौता हुआ। जहां अकबर शासन की कठोरता बनाए रखेगा, वही बीरबल उसे नरमदिल और समझदार बनाकर समाज से जोड़ने का काम करेगा। समय के साथ ये कहानी महज एक घटना न रहकर एक मिसाल बन गई। किसी भी स्थान से किसी को निकाल देना आसान है, पर उसे वापस जोड़ना कठिन। पर अगर दोनों तरफ समझदारी और इच्छा हो तो सब कुछ सुधारा जा सकता है। बीरबल ने यह भी सिखाया कि किसी को बाहर कर देने से कोई समस्या हल नहीं होती, उसे समझकर और उसको उपयोग में लाकर ही समाधान निकलता है। अकबर ने सीखा कि राजा बनना केवल कठोरियों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और दया का संतुलन भी है। गांवों की खुशियां लौट आई। महल में फिर वही हल्की सी हंसी,
वही गंभीर बातों की चुभन और वही प्यार हमने देखा। पर अब सब कुछ और भी समझदारी से सजा हुआ था। वक्त बीतता गया और बीरबल की बुद्धिमत्ता महल की दीवारों में फिर से गूंजने लगी। पर इस बार उसकी आवाज में और गहराई थी, क्योंकि उसने बाहर रहकर भी सीखा था कि लोगों का जीवन क्या होता है और किस तरह न्याय का असर सीधे उनके एहसासों पर पड़ता है। जब अकबर ने बीरबल को दरबार से निकाल दिया था, वो एक कड़वा फैसला था, पर उसी फैसले ने दोनों को और बेहतर बना दिया। इस प्रकार इतिहास में ये घटना याद रह गई, ना सिर्फ ग्रहण की तरह, पर एक सबक की तरह कि जब गलती हो जाए तो उसे मानकर सुधारा जा सकता है, और जब कोई साथ छोड़ दे तो उसे फिर से जोड़ने की क्षमता असली शक्ति है। अकबर के दरबार की हवा में हमेशा कुछ अलग तरह की तरंगें रहती थी, कभी हंसी की, कभी सोच की, और अक्सर उन दोनों का अजीब सा मिश्रण। पर जिस दिन ये कहानी शुरू होती है, उस दिन हवा में एक नरम सी गंभीरता थी, जैसे किसी ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी अचानक चुप हो गया हो और सब उसकी आवाज सुनने को तरस रहे हों। उस सुबह बीरबल उठे तो उनकी आंखों में वही चंचल चमक थी, पर आज उनके कदमों में एक नई ठहराव थी। ऐसा ठहराव जो काम आने वाले हर शब्द और हर हरकत में समझ और उद्देश्य दे देता। बीरबल का नाम सुनते ही दरबार में बच्चों की तरह चेहरे खिल जाते और बूढ़ों की आंखों में उत्सुकता के साथ सुकून भी उतर आता। पर बीरबल, जो हर मौके पर सवाल उठाते और जवाब हंसी में परोसते, आज उन सवालों को कुछ और गहराई से नापना चाहते थे। अकबर, जो खुद बड़े जुझारू स्वभाव के मालिक थे, बीरबल की इस ठहराव को देखकर आश्चर्यचकित भी हुए और प्रसन्न भी। आज तू क्या लेकर आया है, बीरबल? उन्होंने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आज मैं किसी रहस्य की बात नहीं करूंगा। आज मैं एक कहानी बताऊंगा, ऐसी कहानी जो किसी सुनने वाले के भीतर एक छोटी रोशनी जगा दे। गांवों से आए संदेशों में अब अक्सर ऐसी तकलीफें आती कि सुनकर दरबार के कंगन कांप उठते। फसल की नाकामी, पानी की कमी और एक तरह की छोटी छोटी उम्मीदों की हानि। पर बीरबल ने देखा कि इन दिक्कतों के बीच लोगों में एक चीज कम होती जा रही है। वो था विश्वास कि कोई उनकी परेशानी को समझेगा और उसके समाधान में साथ देगा। बीरबल ने सोचा कि प्रेरणा कभी बड़े भाषण से नहीं आती, वो उन छोटे छोटे अनुभवों से आती है जो रोजमर्रा की जिंदगियों में छिपे होते हैं। उन्होंने अपने कपड़ों का झोला लिया और बिना किसी शान के गांवों की तरफ चल पड़े, कई बार बिना सूचना के, बस पैरों की आवाज से। पहला गांव जहां बीरबल पहुंचे, वो एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपनी रोजमर्रा की परेशानियों में इतने उलझे थे कि हंसी बहुत दूर दिखती थी। खेत सूखे जा रहे थे और लोगों के बीच एक चुप्पी छा गई थी। बीरबल ने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को बुलाया और एक कहानी सुनाई, पर उनकी कहानी कोई दैवीय गाथा नहीं थी। वो कहानी थी एक छोटे से किसान की, जो हर दिन सूरज से पहले उठता और आखिरकार अपनी मेहनत के बावजूद अपने घर को सही से नहीं चला पाता। बीरबल ने उस किसान की छोटी छोटी गलतियों और छोटे छोटे सुधारों की बातों में वो जादू दिखाया जो हर किसी के अंदर होता है, धैर्य, कोशिश और थोड़ा सा हास्य। लोगों ने देखा कि बीरबल ने किसी को नसीहत नहीं दी, उन्होंने बस अपनी कहानी में वे मर्म बिखेर दिए जो सुनने पर किसी के भी सीने को हल्का कर देते। किसान, जिसने वर्षों से हार मान रखी थी, आंखों में चमक लेकर खड़ा हो उठा और बोला, अगर बीरबल कह रहे हैं तो हम कोशिश फिर से करेंगे। यही छोटी सी बात बीन बीन कर गांव की हवा बदलने लगी। बीरबल ने लोगों को यह सिखाया कि प्रेरणा का पहला कदम होता है विश्वास की एक छोटी किरण जगाना और फिर उसके साथ कदम बढ़ाना। बीरबल की यात्रा जारी रही। हर गांव में वे सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते थे, वे लोगों के साथ काम भी करते थे। एक जगह उन्होंने पाया कि गांव में पानी का एक स्रोत सूख चुका था, क्योंकि लोग उसे बेमतलब खोलकर छोड़ देते थे। बीरबल ने वहां बैठकर बच्चों को एक खेल सिखाया, पानी बचाने का खेल। बच्चे खेल खेल में सीखते गए
और फिर मांबा भी उन बच्चों की बातें सुनकर प्रेरित हुए। बीरबल ने समझाया कि छोटे छोटे बदलाव जो दिखने में नगण्य लगते हैं, मिलकर बड़े बदलाव कर देते हैं। बस जरूरत है तो उन्हें करने की हिम्मत दिखाने की। एक बार बीरबल एक ऐसे शहर पहुंचे जहां अमीरों और गरीबों के बीच एक दीवार बन चुकी थी, न केवल इमारतों की बल्कि दिलों की भी। वहां लोग अलग अलग हिस्सों में रहते और एक दूसरे की समस्याओं से उदासीन रहते। बीरबल ने सोचा कि प्रेरणा के लिए बड़ा उत्सव चाहिए, ऐसा उत्सव जिसे कोई टाल न सके। उन्होंने दरबार की कुछ छोटी सी रस्मों को लिया, कुछ नए खेल बनाए और पूरे शहर में एक तरह का मिलन समारोह करवा दिया। उन समारोह में लोग मिलकर खाना खाते, अपनी कहानियां सुनाते और एक दूसरे की परेशानियों में हाथ बंटाते। धीरे धीरे दीवारें गिरने लगी। नजर न आने वाली दीवारें जो लोग बनाते थे वो कमजोर पड़ने लगी। बीरबल ने जहां भी गए उन्होंने अपने साथ ये मंत्र रखा, शुरू करो, चाहे छोटा ही क्यों न हो। वे लोग बताते कि कई बार लोग बड़ी सी बात की प्रतीक्षा करते हैं, एक महान उपाय, एक बड़ा नेता या कोई चमत्कार। पर असल में जो चीज सबसे ज्यादा असर करती है वो है रोजाना की छोटी छोटी बजाएं। किसी का हाथ पकड़ना, किसी की पीठ थपथपाना, किसी की गलती को हंसी में सुधार देना। बीरबल की कहानियां और उनके छोटे छोटे कार्य लोगों में ये आत्मविश्वास भरते कि वे खुद ही अपनी नसीब बदल सकते हैं। एक दिन बीरबल एक ऐसे गांव पहुंचे जहां एक बूढ़ा शिक्षक रहता था जिसका नाम चंद्रदत्त था। चंद्रदत्त ने अपने जीवन का आधा हिस्सा बच्चों को पढ़ाने में दे दिया था, पर उसका मान घटता जा रहा था क्योंकि लोग अब शहरों की ओर भाग गए थे और गांव में स्कूलों में उपस्थिति कम हो गई थी। बीरबल ने देखा कि बच्चों की रुचि नहीं घटी थी, बस अवसर कम थे। उन्होंने शिक्षक की मदद करने का विचार किया। बीरबल ने गांव के मार्गों पर कच्चे खेतों में छोटी छोटी कहानियों के खेल कराए, जहां बच्चे भागते, सीखते और फिर से उत्साहित होते। शिक्षक की आंखों में नई आशा लौट आई और स्कूल में फिर बच्चे आने लगे। पर बीरबल ने यहां एक और काम किया। उन्होंने शिक्षण को मजेदार बना दिया ताकि बच्चों की जिज्ञासा बनी रहे। बीच में एक समय ऐसा आया जब बीरबल को खुद भी एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक बड़े शहर के पास एक नदी बहती थी, पर अचानक उस नदी के पास रहने वाले लोग वहां से जल चुराने लगे। जल संकट गहरा गया। लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे थे और लड़ाई की नौबत आ गई। बीरबल ने देखा कि समस्या सिर्फ संसाधन की कमी नहीं है, ये विश्वास की कमी भी है। उन्होंने वहां जाकर एक कलाकृत उपाय किया। उन्होंने नदी के किनारे एक बड़ा मंच बनाया और सभी पक्षों को उस मंच पर बुलाया। बीरबल ने बीच में खड़े होकर कहा, हर समस्या का समाधान उसी ताल में ढूंढिए जहां लोग एक साथ बांटते हैं, न कि जहां लोग अकेले हर चीज लेने की कोशिश करते हैं। उन शब्दों में किसी तरह की सख्ती नहीं थी, बस एक सरल सी बात थी जो किसी की भी समझ में आसानी से आ जाती। बीरबल ने लोगों के साथ एक समझौता करवाया। रात में नदी की रक्षा के लिए एक एक गांव को बारी बारी से जिम्मेदारी देनी थी और सरकार से भी मदद मांगी जानी थी। पर सबसे बड़ी बात थी कि लोगों ने सीखा कि साझा करना ही जीवन की असली ताकत है। धीरे धीरे नदी फिर से साफ हुई और लोग आपस में भाईचारे से रहने लगे। बीरबल ने दिखा दिया कि प्रेरणा का मतलब केवल शब्द नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव लाना भी है। बीरबल की यात्राएं उन्हें कई तरह के लोगों से मिलवाती रहीं। किसान, कलाकार, छोटे व्यापारी और कुछ ऐसे लोग जो हर दिन अपनी लड़ाई खुद से लड़ते थे। हर किसी की समस्या अलग थी, पर बीरबल का तरीका एक ही रहता, कहानी बताना, हंसाना और फिर लोगों को स्वयं समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना। वे कहते थे कि जब आप किसी को ढूंढकर उसका डर दूर करते हो, तब वो व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचान कर चमक उठता है। और यही प्रेरणा की जड़ है, किसी की आंखों में विश्वास की लौ जगाना। कुछ समय के बाद बीरबल ने महल वापस आकर अकबर को सारी यात्राओं की बातें सुनाई।
अकबर ने कहा, तुमने तो छोटे छोटे काम करके बड़ी सी बातें कर दी। पर बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, बड़ी सी बात वही है जो हर किसी के साथ जी सके, और वो छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। अकबर ने महसूस किया कि शासन की कला में केवल आदेश देना ही नहीं, लोगों के दिलों को समझना भी शासक की जिम्मेदारी है। बीरबल की सबसे बड़ी प्रेरणा तब सामने आई जब उन्होंने एक ऐसे युवा को देखा जो हर रोज अपने घर के सामने बैठकर जीवन में हार मानता हुआ दिखता था। उस युवक का नाम रामचरण था। वो कभी अच्छा किसान था, पर बीमारियों और कर्ज की वजह से उसका हाल बिगड़ गया था। बीरबल ने उसे बुलाया और धीरे धीरे उसकी बातों को सुना। रामचरण ने अपनी सारी विफलताओं का बोझ अपने ऊपर उठा रखा था और खुद को दोषी मान बैठा था। बीरबल ने उसकी आंखों में धीरे धीरे आवाज डाली, तुम्हारी असली पहचान या तुम्हारी विफलताएं? रामचरण ने कहा कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तू वही है जो तूने अभी तक किया है और जो तू कर सकता है, पर सबसे पहले तूने अपनी पहचान को पहचानना होगा। बीरबल ने रामचरण को छोटे छोटे काम दिए, बेहतर बीज चुनना, परिवार के साथ बैठकर खर्चों की योजना बनाना, और सबसे जरूरी, हर दिन सुबह उठकर एक छोटी सी कामयाबी पर गर्व महसूस करना। 3-4 महीनों में रामचरण का रूप बदलने लगा। उसकी फसलें सुधरी, कर्ज घटने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में फिर वो चिंगारी लौट आई जो पहले कहीं खो सी गई थी। रामचरण ने बीरबल से कहा, तुमने मेरा सारा जीवन बदल दिया। बीरबल ने सिर्फ कहा, मैंने नहीं, तुमने खुद बदल दिया, मैंने बस रास्ता दिखाया। इस तरह की कई कहानियां बीरबल ने पैदा की। हर कहानी में एक साधारण सूत्र था, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उससे प्यार करो और फिर उसे छोटे छोटे कार्यों से खिलाओ। उन्होंने लोगों को यह भी सिखाया कि प्रेरणा का असली रूप तब आता है जब आप दूसरों को भी प्रेरित करते हो, क्योंकि प्रेरणा बांटने से बढ़ती है। बीरबल ने गांवों में छोटे छोटे प्रेरणा समूह बनाए जहां लोग अपनी छोटी छोटी सफलताओं की कहानियां साझा करते और दूसरों की मदद करते। एक दिन बीरबल का सामना एक ऐसी परीक्षा से हुआ जो उनके अंदर ही के संदेहों को जगाती थी। दरबार में एक युवा दरबारी आया जिसने बहुत तेजी से समस्त मामलों को हल करने का दावा किया। उसने कहा कि सामाजिक परेशानियां केवल कानून और सख्ती से सुलझती हैं, भावनाएं और कहानियां समय बर्बाद करती हैं। बीरबल ने उसकी बात सुनी और बोले, तुम्हारी बात में हद तक सच्चाई है, पर भूल मत जाना कि कानून का असर तभी पूरा होता है जब उसे लोगों के दिलों में भी स्वागत मिले। उस युवा दरबारी ने बीरबल की बात का तर्क दिया और अकबर ने दोनों को एक गांव की समस्या सुलझाने भेजने का हुक्म दिया, जिस गांव में झगड़े दहशत बन चुके थे। वो गांव बीरबल के लिए एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि वहां अनेक वर्षों से कटुता बह रही थी। बीरबल और वो युवा दरबारी साथ गए, पर दोनों की कार्यपद्धति अलग थी। पहले कुछ दिनों तक युवा दरबारी ने सख्ती दिखाई, कठोर निर्देश, दंड और अदालतों में तेजी से फैसले। पर इस प्रकार से झगड़े भले ही घटे हों, पर लोगों के दिलों में गहरे घाव रह गए थे। बीरबल ने वही दूसरी तरकीब अपनाई। वो जहां भी गया, लोगों से बैठकर उनके दर्द सुना, कहानियां बताईं और उनके हिस्से में छोटी छोटी जिम्मेदारियां बांटी। धीरे धीरे लोग न केवल बाहरी दबाव से बल्कि अपने ही भीतर से जुड़ने लगे। अंत में उस युवा दरबारी ने भी देखा कि इन दोनों तरीकों का संयोजन ही सबसे कारगर है। कठोर नियमों को जब समझदारी और करुणा से लागू किया जाता है, तभी समाज में स्थायी बदलाव आता है। उसने बीरबल से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि नियम और दिल दोनों साथ चलें। बीरबल ने हंसकर कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि कभी कभी कड़वी सच्चाई भी जरूरी होती है। ये अनुभव दोनों के लिए महत्वपूर्ण था और पूरे दरबार ने इससे एक नई सीख ली। समय के साथ बीरबल की कहानियां महज मनोरंजन न रहकर लोगों के लिए मार्गदर्शक बन गई। उनके पास ऐसा अनोखा हुनर था कि वे किसी भी जटिल समस्या को सरल भाषा में पिरो देते थे
और लोगों को ये एहसास कराते थे कि वे स्वयं अपने समाधान के काबिल हैं। उनकी प्रेरणाएं रोजमर्रा की थी, कहीं हंसी में, कहीं सब्र में और कहीं पर सीधी सी गहन बात में। लोग बीरबल की बातों को अपने घरों में, चौपालों में और हाट बाजार में दोहराने लगे। कई युवाओं ने बीरबल से प्रेरणा लेकर छोटे छोटे सामाजिक कार्य शुरू किए। कोई पानी बचाने की मुहिम लेकर चला, कोई शिक्षा के लिए गांव गांव गया और कोई व्यावसायिक कौशल सिखाकर लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा था। बीरबल ने देखा कि एक छोटी सी रोशनी कितनी दूर तक फैल सकती है और ये विचार उन्हें और अधिक प्रेरित करता। उन्होंने अकबर से विनम्रता से कहा कि अगर दरबार कुछ संसाधन इन युवाओं को दे तो वे और भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अकबर ने कहा, तुम्हारे पास जो ताकत है वही असली खजाना है, लोगों का भरोसा। अंततः बीरबल की कहानी ये नहीं सिर्फ कि वे बुद्धिमान थे, उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने लोगों के भीतर वो विश्वास जगाया जो किसी भी संकट का सामना कर सकता था। उन्होंने ये सिखाया कि प्रेरणा किसी के लिए एक पल की बात नहीं होती, ये एक जीवन स्थायी प्रक्रिया है जो लगातार पोषण चाहती है। वे लोग नहीं जो केवल शब्द बोलते हैं, बल्कि जो जीवन बदलते हैं, वही सच्चे प्रेरक होते हैं। बीरबल की ये यात्रा और उनकी कहानियां आज भी लोगों के बीच गूंजती है। हर कहानी में एक सरल उपदेश छिपा होता, छोटी शुरुआत करो, दूसरों पर भरोसा रखो और हर दिन एक नई कोशिश करो। वे कहते थे कि कठिनाइयां आएंगी पर वे आपकी असली परीक्षा है। आप कौन हैं, ये वही बताती है कि आप कठिनाइयों में क्या करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हंसी। बीरबल ने हर मुश्किल में हंसी की एक जगह छोड़ी ताकि लोग जानते रहें कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, बल्कि तेजस्वी अनुभवों का भी संग्रह है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे एक नदी बहती रहती है, बीरबल की प्रेरणाएं भी लोगों के जीवन में बहती रही। हर गांव, हर शहर और हर दिल में कोई न कोई बीरबल जैसा व्यक्ति जन्म लेता रहा, जो नुकसानों से हारकर बैठने के बजाय उठकर कुछ कर दिखाता। और जब भी कोई ऐसा व्यक्ति उभरता, लोग एक दूसरे से कहते, याद रखो बीरबल की वही बात। छोटी शुरुआत ही बड़ी क्रांति का बीजारोपण करती है। ये कहानी इसलिए प्रेरित करती है क्योंकि ये दिखाती है कि असली परिवर्तन किसी बड़े भाषण या बड़े बजट से नहीं होता। वो तब आता है जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से दूसरों की मदद करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होता है। बीरबल ने हमें सिखाया कि प्रेरणा मिलती है, पर वो सबसे पहले हमें किसी के प्रति सहानुभूति दिखाने, छोटे छोटे काम करने और लगातार प्रयास करते रहने से मिलती है। और शायद यही उस छोटी सी रोशनी की असली बात है। जब आप चाहें तो आप एक दीपक जला सकते हैं, और वह दीपक जितना छोटा होगा उतनी जल्दी वो कई और दीपक जगा सकता है। बीरबल की कहानी यही सिखाती है, उठिए, कुछ कीजिए, अपने आसपास की दुनिया बदलने के लिए एक छोटा सा कदम बढ़ाइए, भी रास्ता खुद ही बन जाएगा। दरबार की सुबह वैसे ही थी जैसे हमेशा रहती, हल्की सी ठहरी हुई धूप, पर्दे की रफ्तार में टूटती हुई रोशनी और उन आवाजों का एक सुखद मीठा गूंज जो हर दिन की सूंघती खुशबू को लेकर आती थी। पर उस सुबह कुछ और था। हवा में एक अजीब सा तनाव था, ऐसा तनाव जो किन्हीं नामुमकिन बदलावों की सुगबुगाहट लाता है। अकबर महल के कालेपन में बैठा था, पर आंसुओं की तरह उसकी आंखों में एक अनसुलझी चिंता थी। सत्ता की सीमाएं, जनता की पीड़ा और भविष्य की अनिश्चित तस्वीरें उसके मन में बार बार उभर आती। बीरबल, जिसकी बुद्धि का लोहा दरबार में हर कोई मानता था, आज भी अपने चिर परिचित तरह के हल्के स्वर में खड़ा था, पर आज उसकी आंखों में कुछ और गहराई थी, ऐसा कुछ जो बादशाहत की तकदीर बदलने वाला था। कई महीनों से अकबर की महारानी रेखा के गांवों में अकाल की खबरें आ रही थी। 12 महीने की उम्मीदें धराशायी हो चुकी थी, फसल सूख रही थी और लोगों का जीना भोजन मुश्किल। राजकोष के भारी बोझ ने अकबर को विचलित कर दिया था। वो जनता की मदद करना चाहते थे, पर संसाधन कम थे और महंगी फौजिया और सैन्य खर्चे बढ़ रहे थे।
दरबार में हर बात पर बेबाक विचार चल रहे थे। किसी ने कहा कि कर बढ़ाए जाए, किसी ने कहा कि व्यापारियों पर कर लगाया जाए, और कुछ ने यह सुझाव दिया कि आसपास की रियासतों से सूखा अनाज खरीदा जाए। पर ये सब उपाय केवल अल्पकालिक थे। अकबर के दिल में एक बड़ा सवाल था, किस तरह एक स्थायी उपाय लेकर कोई राजा अपनी प्रजा की तकदीर बदल सकता है? बीरबल ने अकबर की आंखों में झांकते हुए कहा, महाराज, समस्या सिर्फ यहां नहीं है, ये सोच की कमी है। हम लोगों को खाना बनाकर दे सकते हैं, पर क्या हमने उन्हें सिखाया कि किस तरह धरती को फिर से उर्वर बनाना है? क्या हमने उनके भीतर तकनीक और विश्वास का बीज बोया है? अगर हम आज केवल राहत बांटें और कल वही हालत हो तो क्या लाभ? अकबर ने कुछ देर चुप रहकर कहा, पर क्या वो संभव है बीरबल? हमारे पास संसाधन सीमित है और समय कम। बीरबल की आंखों में ज्यों-ज्यों योजना की चमक बढ़ती गई, उसकी भाषा में वह ठहराव आया जो हमेशा बड़ी बात कहता था। महाराज, उसने कहा, हमें एक ऐसी योजना बनानी होगी जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, उनकी जमीन को जीवित करे और साथ ही साथ राज्य की आमदनी भी बढ़ाए। इस योजना से बादशाहत की तकदीर बदल सकती है, पर इसे अंजाम देने के लिए धैर्य, चतुराई और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल, अगर तेरी योजना सफल हुई तो क्या तेरा नाम इतिहास में चमकेगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरा नाम इतिहास में अगर चमकेगा तो वो सिर्फ इसलिए कि आपके राज्य के लोग अब भूखे नहीं होंगे और आपके वंश की खुशहाली बरकरार रहेगी। इतना सुनकर अकबर ने अपनी तख्ती पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, बता और जल्दी बता, क्योंकि समय कम है। बीरबल ने महज एक शब्द कहा, किसान विद्या, और फिर अपनी योजना खोलना शुरू किया। उसने सुझाव दिया कि राज्य में एक विशाल खेती का विद्यालय स्थापित किया जाए, न केवल खेती सिखाने के लिए बल्कि नई पुरानी तकनीक, सिंचाई के नए तरीके, मिट्टी सुधारने के उपाय, प्राकृतिक खाद और बीजारोपण की समझ देने के लिए। पर यह कोई साधारण खेती का विद्यालय नहीं होगा, यह होगा स्वयं सहायता और कौशल केंद्र, जहां किसान, महिला, युवा सब मिलकर सीखेंगे, प्रयोग करेंगे और फिर वो ज्ञान अपने गांव वापस ले जाकर लागू करेंगे। बीरबल ने कहा कि राज्य कुछ समय के लिए अनुदान देगा, लेकिन असली काम समुदायों को सशक्त बनाना होगा ताकि वे भविष्य में खुद अपनी व्यवस्था चला सकें। दरबारियों में एक सन्नाटा छा गया। किसानों की शिक्षा, पर क्या ये इस संकट का समाधान होगा? किसी ने कहा कि ये महंगा पड़ेगा। बीरबल ने बिना हिचक कहा, हाँ, ये आरंभिक तौर पर महंगा लगेगा, पर अगर हम इसे 4 साल तक लागू रखें तो बाद में राज्य की आमदनी बढ़ेगी, लोग आत्मनिर्भर होंगे, करों का दायरा बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण, जनता का भरोसा सरकार पर स्थायी होगा। अकबर ने सोचा, मन में युद्ध और मजदूरों के चेहरों की तस्वीरें आई। उन्हें लगा कि बीरबल की योजना में वही दूरदर्शिता है जो एक सच्चे शासक को चाहिए, और फिर उन्होंने आदेश दे दिया, किसान विद्या का केंद्र खोला जाएगा, पर बीरबल को इसका संचालन देखना होगा। योजना की शुरुआत में कई बाधाएं आई। पहले तो कुछ दरबारी और ऊंची अधिकारियों ने इस योजना को नैतिक रिहैब कहा। उनका कहना था कि ये केवल लोगों को आलस सिखाएगी। दूसरे, कुछ अमीर जमींदारों ने डर दिखाया कि यदि किसान संपन्न हो गए तो उनकी मजदूरी सस्ती पड़ जाएगी और वे अपनी सेवा खो देंगे। बीरबल ने सबकी बातों को सुना पर निर्णय पर अड़िग रहा। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि ये योजना न उनकी आजादी छीनती है, न किसी की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ती है, बल्कि ये सबके हित में है। केंद्र की नींव रखने का काम शुरू हुआ। पहले चरण में बीरबल ने 4 छोटे-छोटे गांवों को चुना, 2 उपजाऊ किन-किन गांव और 2 राज्य के सूखे हिस्सों से। वहां पर पहले मिट्टी की जांच करवाई गई। किस प्रकार के पोषक तत्व कम है, पानी के स्रोत कहाँ है, किस प्रकार की फसलों से सबसे अच्छा लाभ होगा। बीरबल ने स्थानीय बुजुर्गों, उन किसानों और महिला श्रमिकों को जो वर्षों से अनुभव में निपुण थे, उन्हें भी योजना में शामिल किया, क्योंकि बीरबल जानता था
कि ज्ञान केवल पुस्तकें नहीं बल्कि अनुभव भी होता है। अन्य देशों से आए एक विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन बीरबल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विदेशी तकनीकों को हमारे स्थानीय परिवेश में ढालना होगा, न कि हमारे लोग उन्हीं तकनीकों की तरह बदलें। हमें पहचान बनाए रखनी है, उसने कहा, पर साथ ही विकास भी चाहिए। धीरे धीरे स्कूल में प्रशिक्षण शुरू हुआ। किसानों को मिट्टी की संरचना समझाई गई, उर्वरकों का वैज्ञानिक उपयोग सिखाया गया, नए बीजों का चयन कराया गया और साथ ही पानी बचाने के तरीके जैसे कि छोटे छोटे तालाब, वर्षा जल संचयन और ड्रिप इरिगेशन की तकनीकें सिखाई गई। शुरुआत में लोग संदेह में थे, पर जिज्ञासा ने काम कर दिया। एक बूढ़ा किसान, जिनका नाम हरीश था, पहले जिनके खेतों में घास ही उगती थी, उन्होंने एक प्रयोग के रूप में छोड़ी गई जमीन में नई तकनीक अपनाई। वो जमीन कुछ ही मौसमों में हरे भरे फलों और अनाज से भर उठी। हरीश के चेहरे पर वो चमक लौट आई जो वर्षों से नहीं आई थी। गांव में एक नया उत्साह फैला। लोग हर सुबह ट्रेनिंग सेंटर पर आने लगे। बच्चे भी अपने माता पिता के साथ सीखने के लिए उत्साहित थे। लिए अपने पैरों पर खड़ा होता है। बीरबल ने हमें सिखाया कि प्रेरणा मिलती है, पर वो सबसे पहले हमें किसी के प्रति सहानुभूति दिखाने, छोटे छोटे काम करने और लगातार प्रयास करते रहने से मिलती है। और शायद यही उस छोटी सी रोशनी की असली बात है। जब आप चाहें तो आप एक दीपक जला सकते हैं, और वह दीपक जितना छोटा होगा उतनी जल्दी वो कई और दीपक जगा सकता है। बीरबल की कहानी यही सिखाती है। उठिए, कुछ कीजिए, अपने आसपास की दुनिया बदलने के लिए एक छोटा सा कदम बढ़ाइए, भी रास्ता खुद ही बन जाएगा। दरबार की सुबह वैसे ही थी जैसे हमेशा रहती। हल्की सी ठहरी हुई धूप, पर्दे की रफ्तार में टूटती हुई रोशनी और उन आवाजों का एक सुखद मीठा गूंज जो हर दिन की सूंघती खुशबू को लेकर आती थी। पर उस सुबह कुछ और था। हवा में एक अजीब सा तनाव था, ऐसा तनाव जो किन्हीं नामुमकिन बदलावों की सुगबुगाहट लाता है। अकबर महल के कालेपन में बैठा था, पर आंसुओं की तरह उसकी आंखों में एक अनसुलझी चिंता थी। सत्ता की सीमाएं, जनता की पीड़ा और भविष्य की अनिश्चित तस्वीरें उसके मन में बार बार उभर आती। बीरबल, जिसकी बुद्धि का लोहा दरबार में हर कोई मानता था, आज भी अपने चिर परिचित तरह के हल्के स्वर में खड़ा था, पर आज उसकी आंखों में कुछ और गहराई थी। ऐसा कुछ जो बादशाहत की तकदीर बदलने वाला था। कई महीनों से अकबर की महारानी रेखा के गांवों में अकाल की खबरें आ रही थी। 12 महीने की उम्मीदें धराशायी हो चुकी थी। फसल सूख रही थी और लोगों का जीना भोजन मुश्किल। राजकोष के भारी बोझ ने अकबर को विचलित कर दिया था। वो जनता की मदद करना चाहते थे, पर संसाधन कम थे और महंगी फौजिया और सैन्य खर्चे बढ़ रहे थे। दरबार में हर बात पर बेबाक विचार चल रहे थे। किसी ने कहा कि कर बढ़ाए जाए, किसी ने कहा कि व्यापारियों पर कर लगाया जाए, और कुछ ने यह सुझाव दिया कि आसपास की रियासतों से सूखा अनाज खरीदा जाए। पर ये सब उपाय केवल अल्पकालिक थे। अकबर के दिल में एक बड़ा सवाल था, किस तरह एक स्थायी उपाय लेकर कोई राजा अपनी प्रजा की तकदीर बदल सकता है? बीरबल ने अकबर की आंखों में झांकते हुए कहा, महाराज, समस्या सिर्फ यहां नहीं है, ये सोच की कमी है। हम लोगों को खाना बनाकर दे सकते हैं, पर क्या हमने उन्हें सिखाया कि किस तरह धरती को फिर से उर्वर बनाना है? क्या हमने उनके भीतर तकनीक और विश्वास का बीज बोया है? अगर हम आज केवल राहत बांटें और कल वही हालत हो तो क्या लाभ? अकबर ने कुछ देर चुप रहकर कहा, पर क्या वो संभव है बीरबल? हमारे पास संसाधन सीमित है और समय कम। बीरबल की आंखों में ज्यों-ज्यों योजना की चमक बढ़ती गई, उसकी भाषा में वह ठहराव आया जो हमेशा बड़ी बात कहता था। महाराज, उसने कहा, हमें एक ऐसी योजना बनानी होगी जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, उनकी जमीन को जीवित करे और साथ ही साथ राज्य की आमदनी भी बढ़ाए। इस योजना से बादशाहत की तकदीर बदल सकती है, पर इसे अंजाम देने के लिए धैर्य, चतुराई और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल,
अगर तेरी योजना सफल हुई तो क्या तेरा नाम इतिहास में चमकेगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरा नाम इतिहास में अगर चमकेगा तो वो सिर्फ इसलिए कि आपके राज्य के लोग अब भूखे नहीं होंगे और आपके वंश की खुशहाली बरकरार रहेगी। इतना सुनकर अकबर ने अपनी तख्ती पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, बता, और जल्दी बता, क्योंकि समय कम है। बीरबल ने महज एक शब्द कहा, किसान विद्या, और फिर अपनी योजना खोलना शुरू किया। उसने सुझाव दिया कि राज्य में एक विशाल खेती का विद्यालय स्थापित किया जाए। न केवल खेती सिखाने के लिए, बल्कि नई पुरानी तकनीक, सिंचाई के नए तरीके, मिट्टी सुधारने के उपाय, प्राकृतिक खाद और बीजारोपण की समझ देने के लिए। पर यह कोई साधारण खेती का विद्यालय नहीं होगा। यह होगा स्वयं सहायता और कौशल केंद्र, जहां किसान, महिला, युवा सब मिलकर सीखेंगे, प्रयोग करेंगे और फिर वो ज्ञान अपने गांव वापस ले जाकर लागू करेंगे। बीरबल ने कहा कि राज्य कुछ समय के लिए अनुदान देगा, लेकिन असली काम समुदायों को सशक्त बनाना होगा ताकि वे भविष्य में खुद अपनी व्यवस्था चला सकें। दरबारियों में एक सन्नाटा छा गया। किसानों की शिक्षा? पर क्या ये इस संकट का समाधान होगा? किसी ने कहा कि ये महंगा पड़ेगा। बीरबल ने बिना हिचक कहा, हाँ, ये आरंभिक तौर पर महंगा लगेगा, पर अगर हम इसे 4 साल तक लागू रखें तो बाद में राज्य की आमदनी बढ़ेगी, लोग आत्मनिर्भर होंगे, करों का दायरा बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण, जनता का भरोसा सरकार पर स्थायी होगा। अकबर ने सोचा। मन में युद्ध और मजदूरों के चेहरों की तस्वीरें आई। उन्हें लगा कि बीरबल की योजना में वही दूरदर्शिता है जो एक सच्चे शासक को चाहिए। और फिर उन्होंने आदेश दे दिया, किसान विद्या का केंद्र खोला जाएगा, पर बीरबल को इसका संचालन देखना होगा। योजना की शुरुआत में कई बाधाएं आई। पहले तो कुछ दरबारी और ऊंची अधिकारियों ने इस योजना को नैतिक रिहैब कहा। उनका कहना था कि ये केवल लोगों को आलस सिखाएगी। दूसरे, कुछ अमीर जमींदारों ने डर दिखाया कि यदि किसान संपन्न हो गए तो उनकी मजदूरी सस्ती पड़ जाएगी और वे अपनी सेवा खो देंगे। बीरबल ने सबकी बातों को सुना पर निर्णय पर अड़िग रहा। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि ये योजना न उनकी आजादी छीनती है, न किसी की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ती है, बल्कि ये सबके हित में है। केंद्र की नींव रखने का काम शुरू हुआ। पहले चरण में बीरबल ने 4 छोटे-छोटे गांवों को चुना, 2 उपजाऊ किन-किन गांव और 2 राज्य के सूखे हिस्सों से। वहां पर पहले मिट्टी की जांच करवाई गई। किस प्रकार के पोषक तत्व कम है, पानी के स्रोत कहाँ है, किस प्रकार की फसलों से सबसे अच्छा लाभ होगा। बीरबल ने स्थानीय बुजुर्गों, उन किसानों और महिला श्रमिकों को जो वर्षों से अनुभव में निपुण थे, उन्हें भी योजना में शामिल किया, क्योंकि बीरबल जानता था कि ज्ञान केवल पुस्तकें नहीं बल्कि अनुभव भी होता है। अन्य देशों से आए एक विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन बीरबल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विदेशी तकनीकों को हमारे स्थानीय परिवेश में ढालना होगा, न कि हमारे लोग उन्हीं तकनीकों की तरह बदलें। हमें पहचान बनाए रखनी है, उसने कहा, पर साथ ही विकास भी चाहिए। धीरे धीरे स्कूल में प्रशिक्षण शुरू हुआ। किसानों को मिट्टी की संरचना समझाई गई, उर्वरकों का वैज्ञानिक उपयोग सिखाया गया, नए बीजों का चयन कराया गया और साथ ही पानी बचाने के तरीके जैसे कि छोटे-छोटे तालाब, वर्षा जल संचयन और ड्रिप इरिगेशन की तकनीकें सिखाई गई। शुरुआत में लोग संदेह में थे, पर जिज्ञासा ने काम कर दिया। एक बूढ़ा किसान, जिनका नाम हरीश था, पहले जिनके खेतों में घास ही उगती थी, उन्होंने एक प्रयोग के रूप में छोड़ी गई जमीन में नई तकनीक अपनाई। वो जमीन कुछ ही मौसमों में हरे भरे फलों और अनाज से भर उठी। हरीश के चेहरे पर वो चमक लौट आई जो वर्षों से नहीं आई थी। गांव में एक नया उत्साह फैला। लोग हर सुबह ट्रेनिंग सेंटर पर आने लगे। बच्चे भी अपने माता पिता के साथ सीखने के लिए उत्साहित थे। इन सफलताओं को देखकर कुछ व्यापारियों ने भी हाथ बटाया। वे नया अनाज खरीदने लगे और बाजार बढ़ने लगा। धीरे धीरे राज्य के कोष में भी फर्क आने लगा। करों में वृद्धि नहीं थी, पर संग्रहण में स्थायित्व आया, क्योंकि
किसानों की पैदावार बढ़ने से टैक्स आधार मजबूत हुआ। बीरबल की योजना का असली जादू तब दिखा जब सूखे क्षेत्र के गांवों में भी बदलाव आया। वहां के लोग, जिनके पास कभी पानी नहीं था, अब वर्षा संग्रह तकनीक के जरिए फसल उगा पा रहे थे। पर हर सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आती रही। किसी साल की बेमौसमी बारिश ने कुछ फसलों को नष्ट कर दिया। बाजार में अचानक आमदनी का भंडारण होने से दाम गिर गए और कुछ जमींदारों ने अभी भी नीति का विरोध नहीं छोड़ा। बीरबल ने इन सब का हल अपने चतुर विवेक से निकाला। वो कहता था कि जब समस्या हो तो उसे छिपाने की बजाय उससे सीखो और लागू करो। वो पंचायतें बुलाता, बाजार के नियंत्रकों से बैठकर मूल्य स्थिरता के उपाय कराता और जमींदारों को ये दिखाता कि मजबूत किसानों से समग्र व्यवस्था ही मजबूत होती है और अंततः उनकी संपत्ति की सुरक्षा भी। 4 वर्ष बीतते बीतते राज्य का नक्शा बदल गया। पहले जहां सूखा और उपेक्षा थी, अब वहां छोटे छोटे हरित धब्बे दिखने लगे। पैदावार में वृद्धि ने न सिर्फ लोगों की जीवन शैली बदली बल्कि उनकी सोच भी बदल दी। अब वे अपने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और सामाजिक भागीदारी के बारे में सोचने लगे। छोटे छोटे उद्यम जन्म लेने लगे। कुछ गांवों में स्वादिष्ट अचार बनाने की छोटी सी इकाइयां बनी, कुछ में कुटीर उद्योग शुरू हुए और महिलाएं भी आर्थिक जीवन का हिस्सा बनने लगी। बीरबल की योजना ने गांवों की आत्मगौरव को जगाया। एक साहसिक मोड़ तब आया जब पड़ोसी राज्य की राजकुमारी ने अकबर के राज्य में व्यापार बढ़ाने की इच्छा जताई। उसने देखा कि कैसे किसान विद्या केंद्र ने जमीन को फिर से जीता दिया है और लोगों की आत्मा में नया जोश भर दिया है। उसने व्यापारियों के माध्यम से कुछ राहत सामग्री का आदान प्रदान प्रस्तावित किया और साथ ही शिक्षण विधियों को अपनाने का आग्रह भी किया। अकबर ने यह सब देखा और उसने बीरबल की प्रतिभा पर गर्व महसूस किया। वो जान गया कि एक सच्चा शासक वही है जो अपने राज्य की भलाई के लिए दूर की योजनाएं करता है। समय के साथ बीरबल की योजना ने सिर्फ राजस्व और फसल ही नहीं बदले, उसने राजनीतिक परिदृश्य भी बदल दिया। जहां पहले विपक्षी दरबारियों की चुहल होती थी, अब लोग बीरबल के विचारों की तारीफ करते थे। उस नई नीतिगत सोच ने पहले से चली आ रही पोलियों को तोड़ दिया। लोग अब समझने लगे थे कि विकास केवल धन का मामला नहीं, बल्कि समझदारी और सामुदायिक सहभागिता का परिणाम है। कई वर्षों बाद अकबर के राज्य का नाम पास पड़ोस में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोग यहां की खेती, जल संचयन और सामुदायिक योजनाओं की नकल करने लगे। बीरबल की योजना का सबसे बड़ा प्रभाव तब सामने आया जब एक बड़ी सूखा परीक्षण वर्षा आई, जो आमतौर पर आसपास के राज्यों को तबाह कर देती थी। पर इस बार अकबर के राज्य ने सुना कि पिछली बार की तरह लोक हिंसा और भूख नहीं हुई। किसान विद्या केंद्रों में सीखी गई तकनीकों ने फसल को बचाया, वर्षा जल संचयन ने घरों और खेतों तक पानी पहुंचाया और समुदाय ने साझा भंडारण और संयमित खपत अपनाई। लोगों की वापसी से महल की दीवारों पर जो गर्व की झलक आई, वो अकबर के चेहरे पर चमक बनकर उतर गई। अंततः बीरबल की योजना ने न केवल बादशाहत की तकदीर बदल दी, बल्कि लोगों के जीवन के अर्थ भी बदल दिए। अकबर की पीढ़ी में एक नई समझ आई कि सच्चे शासक वही होते हैं जो दीर्घकालिक और समावेशी नीतियां बनाते हैं, जो अपनी प्रजा को केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सक्षम बनाते हैं। बीरबल ने यह सिद्ध किया कि परिवर्तन का मूल आधार शिक्षा, साझेदारी और प्रयोग है, और यदि इनको सच्चे मन से अपनाया जाए तो कोई भी चुनौती पराजित की जा सकती है। कई सालों के बाद जब बीरबल बूढ़े होने लगे, उन्होंने राजसभा में कहा, महाराज, मैंने जो सोचा था वो इसीलिए सफल हुआ क्योंकि आपने मुझे आजादी दी और जनता ने आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई। अकबर ने उत्तर दिया, न तो तुम्हारा नाम है और न मेरा। आज यहां जो खुशियां हैं वे उन लोगों की हैं जिन्होंने मिलकर मेहनत की। बीरबल की आंखों में तब एक संतोष था, वो संतोष जो वर्षों की मेहनत और बुद्धि के फल से आता है। और इस तरह बीरबल की योजना ने बादशाहत की तकदीर बदल दी। न केवल आर्थिक समृद्धि लाई, बल्कि लोगों के दिलों में आत्मविश्वास, आशा
और नई सोच की मशाल जला दी। गांवों की गलियों में अब हंसी गूंजती, बच्चों की आंखों में चमक थी और बाजारों में व्याजों की जगह नए व्यापारियों की किलकारियां थी। इतिहास ने भी ये माना कि किसी युग में बदलाव लाने के लिए केवल तलवार नहीं, बल्कि सूझबूझ और शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा नेता वही है जो न केवल आजादी देता है, बल्कि लोगों को वो औजार भी देता है जिनसे वे अपने भाग्य के निर्माता बन सके। मैं 50,000 शब्द एक ही उत्तर में पूरा नहीं दे सकता, पर नीचे आपको एक लंबी, सीधे बहाव वाली कहानी दे रहा हूं। यह कहानी बीरबल की चतुराई और उसकी उस चाल की विस्तृत तस्वीर है जिसने अकबर की जान बचाई। यदि आप चाहें, मैं इसी छाव में कहानी का अगला भाग भी जारी कर दूंगा। दरबार की सुबह हमेशा की तरह चमक उठी थी, पर उस दिन हवा में ऐसा गहरा सन्नाटा था जो किसी अनहोनी की आगाह कर देता था। महल के गलियारे, जो दिन भर शोर और हंसी ठिठोली से गूंजते थे, आज किसी मायूस सभा की तरह रहस्यमयी थे। अकबर की चाल धीमी थी। राजा की आंखों में वो विचित्र निश्चितता थी जो केवल तभी आती है जब कोई निर्णय उनके भीतर गर्भवती हो और माथे पर दबे हों। बीरबल, जो हमेशा की तरह छोटी सी मुस्कान लिए खड़ा था, आज कुछ अधिक सचेत दिख रहा था। उसे दरबार में कुछ दिन से अनचाही खबरें मिल रही थी। एक साजिश, पर छुपी हुई, कोई ऐसा षड्यंत्र जो केवल हथियारों से पूरा न हो, पर जनता और दरबार की अस्थिरता से खिलकर रंग ले रहा हो। कई महीनों से सीमा पार एक बड़े शत्रु ने छोटे छोटे विद्रोहियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया था। वे न केवल तलवार चलाना सीखते, पर दिमाग से भी खेलना आ जाते। लोगों के मन में संशय और शासन के प्रति अविश्वास फैलाना। अकबर के कुछ दरबारियों ने इस खतरे को हल्के में लिया। वे सोचते रहे कि हमारी फौज और हमारे कूटनीतिक संबंध सब संभालेंगे। पर बीरबल ने देखा कि समस्या कहीं और गहरी थी। जब लोगों का भरोसा टूटे, तो तलवार कैसे रोक पाएगी वो टूटन। उसने कई बार अकबर को सचेत किया, पर हर बार उसकी चेतावनियां महल की मंत्रियों के कानों तक नहीं पहुंची। एक रात एक गुप्त सूचना आई। किसी बल के नेता ने बड़ा कदम उठाने का निर्णय किया था। उनका लक्ष्य था अकबर। वे चाहते थे कि राजा का शौर्य और उस पर जनता का भरोसा एक ही घटना में ध्वस्त हो जाए। योजना की सिलसिला बड़ी चालाकी से बुना गया था। वे एक पर्व के समय महल के बाहर विशाल मेले का आयोजन करवाएंगे, जहां सरदारों और व्यापारी भी आएंगे, और वही भीड़ के बीच किसी घातक घटना के जरिए अकबर को बेदखल कर दिया जाएगा। न केवल हत्या का प्रयास, बल्कि जनता को यह दिखा देना कि राजा असुरक्षित है। जब राजा असुरक्षित हुआ, तब न केवल आंतरिक विद्रोहियों को बल मिलेगा, पर सीमा पार के शत्रु भी पांव पसारेंगे। बीच बीच में ऐसे समाचार आते रहे कि महल के कुछ लोगों के दिलों में शंका उगी है। किसी को अकबर के शासन में कमी नजर आने लगी थी और किसी की लालसा नई सत्ता पाने की थी। बीरबल ने चुपके से जांच करवाई। उसने दरबारी मुलाजिमों से बातचीत की, शांतिप्रिय नौकरों के कान में बात डाली और बाजार की गलियों में घूमकर लोगों की बातों का रुख पकड़ा। उसने जाना कि षड्यंत्र केवल बाहरी नहीं, भीतर भी बीज बोए जा रहे हैं। बीरबल ने पहली चाल सरल नहीं, पर आंख खोल देने वाली रखी। उसने ये तय किया कि अगर घातक घटना को सार्वजनिक अस्थिरता का स्वर देना है, तो उसे ही उलट करके उस साजिश का जाल बंद करना होगा। पर सीधे पकड़ से कुछ काम न बनता था। यदि षड्यंत्रियों को शक हुआ, तो वे और सावधान हो जाते। बीरबल ने सोचा कि उसे न केवल सूचनाओं को सत्यापित करना है, पर लोगों का भरोसा भी कायम रखना है। उसने एक छोटी सी कड़ी शुरू की। पहले महल के चारों ओर सुरक्षा बढ़ाई गई, पर यह दिखावा नहीं कि कुछ होने वाला है, बल्कि ये दिखाने के लिए कि राजा अपने प्रजा के साथ है। बीरबल ने बाजारों में खुद जाकर लोगों से हंसी मजाक की, बच्चों के साथ खेला और पुराने मित्रों से मिलने लगा, ताकि किसी तरह का उथल पुथल न दिखे। उसने एक और रणनीति अपनाई, अपनी खुफिया जालियों का विस्तार।
बीरबल ने दो विश्वसनीय साधुओं और एक व्यापारी को अपने साथ जोड़ा जिन्होंने बाहर के महलों और सड़कों पर देखरेख रखनी थी। साधुओं को उसने इसलिए चुना क्योंकि साधु अनजाने में किसी भी गांव या मेले में आसानी से पहुंच जाते हैं और कम ही शक के घेरे में होते हैं। व्यापारी बाजार की खबरें लाते और रास्तों पर पड़ने वाले किसी भी बदलाव को सूंघ लेते। इन सूचनाओं से बीरबल ने रात दिन खाके षड्यंत्र की नब्ज पकड़ी। जैसे जैसे पर्व नजदीक आया, साजिश के टुकड़े मिलने लगे। किसी ने बताया कि मेले के दौरान एक नरम सी धातु की पेटी लाई जाएगी जो बिल्कुल वैसे ही दिखेगी जैसे अन्य घोषणाओं की चीजें, पर उसमें जहर भरा हुआ कुछ होगा, एक कीमियाई पदार्थ जो भीड़ में कुछ घंटों में अफरातफरी और अराजकता फैला दे। षड्यंत्रकारी चाहते थे कि उस पिटारी का फटना जनता में अफरातफरी फैलाए और लोग राजा पर उंगली उठाएं कि उसने औपचारिक सुरक्षा न बढ़ाई। बीरबल ने इस बात को गंभीरता से लिया। सिर्फ पिटारी पकड़ना ही न था, पूरी साजिशों के स्रोत का पता लगाना था। बीच रात बीरबल ने महल के अपने कक्ष में बैठकर योजना बनाई। उसका दिमाग किसी खेल की तरह चलता, हर चाल के आगे दो तीन संभावनाएं बैठा लेता। सबसे पहले उसने ये सुनिश्चित किया कि महल के अंदर कुछ भरोसेमंद लोग उसकी ओर हों। उसने उन लोगों को चुना जो दिखने में मामूली पर विश्वास में कठोर थे। रसोई के मुख्य, कुछ पालकीले जाने वाले नौकर और एक छद्म कवि जो अक्सर दरबार में शायरी सुनाया करता था। उन लोगों को उसने प्रशिक्षित किया कि वे मेले में क्या करें, किस समय कहाँ खड़े रहें और किस तरह किसी संदिग्ध वस्तु पर निगाह बनाए रखें। दूसरा कदम था सूचना का स्रोत ढूंढना। बीरबल ने एक फीता छोड़ा। उसने जानबूझकर मेले के आयोजकों में से एक को आमंत्रण में गलती कराई, एक छोटी सी असंगति जो योजना के सूत्रधारों की नजर में एक कमजोरी दिखाए। ये विश्वासघात असल में जाल था। बीरबल का इरादा था कि कोई अतिशय महत्वाकांक्षी सरदार जो सत्ता की चाह में था, वही गलती पकड़कर आगे बढ़े और अपनी आफत खुद बुला ले। और वाकई एक सरदार जिसने राजकाज में अपनी महत्वाकांक्षा छुपाई थी, उसने उस गलती को पकड़ लिया और अपनी चलाई हुई साजिश में और भी भेद डाल दिया। वो सरदार चतुर था पर घमंडी भी, और घमंड अक्सर लोगों को रोक देता है। पर्व का दिन आया। मेले में रंगों का सैलाब था, संगीत और नाच गाने की धुनें चल रही थी। बच्चे सैर की चीजों पर चढ़ कूद रहे थे और व्यापारी अपने सामान बेच रहे थे। अकबर महल की बालकनी से भीड़ को देख रहे थे, पर उनकी आंखें कहीं अन्यत्र, कहीं दरबार में लगी हुई थी। उन्हें भी किसी अंदरूनी बेचैनी का संकेत मिल रहा था। बीरबल महल के एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में अब भय नहीं, बल्कि ध्यान था। उसने महल के रसोई प्रमुख को इशारा किया और वो व्यक्ति सादे कपड़ों में मेले की तरफ चल पड़ा, अपने साथ एक छोटी सी पेटी लेकर जो साधारण माल की लगती थी। ठीक उसी समय कुछ लोग जो मेले के स्टॉल से हटकर असमंजस में खड़े थे, उनके पास एक संदिग्ध पेटी आई। वो पेटी उन्हीं के शोरशराबे में खो जाती, परंतु पेटी के आसपास घूमते हुए एक युवक ने देखा कि पेटी की ओर कुछ लोग बार बार आकर झांक रहे हैं। युवक ने सामान्य उत्सुकता में देखा और तभी वो सरदार, जो बीरबल की चाल में फंस चुका था, अपनी चाल आगे बढ़ाने लगा। उसने पेटी के पास पहुंचकर उसे उठाने की कोशिश की, पर तभी कुछ हुआ। रसोई प्रमुख ने अपनी भूमिका निभाई। उसने जोर से चिल्लाया कि एक निर्दोष बैग गिर गया है और कराकर गिरने की नाटक दिखाया। भीड़ की दृष्टि उस ओर मुड़ी। जैसे ही ध्यान हटता, कुछ छिपे हुए नौकरों ने पेटी पकड़ ली और अंदर की सामग्री चेक की। वहां वो जहर भरी पिटारी थी। पर बीरबल की चाल यही समाप्त न हुई। वो जानता था कि अगर केवल पेटी पकड़ी गई और सरदार को यही दोषी ठहराया गया तो वो सरदार, अगर पकड़ा गया तो केवल एक मोहरे जैसा होगा। असली सरगना किसी और जगह छुपा हो सकता था। इसलिए उसने आगे की योजना भी रखी। उसने महल के बाहर कुछ नकली अफवाहें फैलवाई कि महल के कुछ सेवक पीले रंग की पत्तियों से प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें उपचार चाहिए। ये अफवाह जानबूझकर फैलाई गई
ताकि जो भी लोग इस साजिश में जुड़े थे वे अपने साथी की रक्षा में आकर कुछ संकेत कर दें, और जो संकेत देंगे वे महल की निगरानी में आकर अपनी पहचान उजागर कर देंगे। जैसे ही पेटी पकड़ी गई, बीरबल ने महल की ओर एक संकेत भेजा। एक छोटे से लंठन पर लाल धागा दिखा दिया गया। यह संकेत किसी भी नजर में सामान्य लग सकता था, पर बीरबल के भरोसेमंदों के लिए यह किसी तरह का अलार्म था। अचानक महल के कुछ हिस्सों में हलचल मची। सरदार की एक टोली भागी, कुछ लोग इधर उधर छिप गए, और उसी समय रसोई प्रमुख ने घोषणा करवाई कि पेटी में विष था और उसे महल के पास रखकर रखना बड़ा घातक होता। भीड़ में अफरातफरी बढ़ने लगी, पर यह अफरातफरी वास्तविक नहीं थी। यह बीरबल का चुना हुआ पर्दा था, जिसमें उसने ही गिरा डालने की योजना बनाई थी। इस दौरान बीरबल ने सचमुच की बड़ी चाल खेली। उसने महल के कुछ सच्चे प्रशंसकों को उन लोगों के बीच घुसा दिया जो खोल खोल कर साजिश की चर्चा कर रहे थे। मुस्कुराते हंसते वे लोग बारी बारी से संदिग्धों से बातचीत करने लगे और उनसे जानबूझकर उसे उकसाया कि वे जल्दी से भाग जाएं। इसी उकसावे की कहानी में एक नन्हा सा संकेत भी छिपा था, एक शब्द, एक नाम जो किसी के लिए मसला बन सकता था। और हुआ भी वही। जब संदिग्धों ने भागने की कोशिश की तो कुछ ने गलती से अपने साथी का नाम लेकर कुछ कह दिया। वही नाम बीरबल के खुफिया नेटवर्क के पास मिल गया और उन्होंने उस नाम की तह लगानी शुरू कर दी। शाम होते होते स्थिति स्पष्ट हुई। पकड़े गए पेटी का स्रोत महल के बाहर एक छोटे घर में मिला। एक घर जो न तो ज्यादा ऊंचा था न किसी बड़ा द्वार था, पर उस घर में एक प्रतिष्ठित आदमी का दफ्तर था जो अक्सर व्यापार के नाम पर पर्दे के पीछे से काम करता था। उसे पकड़ने पर पता चला कि वो शत्रु की ओर से पैसों और हथियारों का स्रोत बना रहा था। उसकी गिरफ्तारी से बाकी जाल के टुकड़े भी खुले। कुछ छोटे सरदार जिनका लालच था और कुछ व्यापारियों का सहयोग। पूरा षड्यंत्र धीरे धीरे उजागर होने लगा। पर सबसे अहम मोड़ तब आया जब वास्तविक साजिशकर्ताओं ने बहादुरी और हट के साथ मुख खोला। उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर अकबर जीवित रहा तो वे महल के एक बड़े किले पर और गहरा हमला कर देंगे। वे चाहते थे कि अकबर डर कर कड़ा कदम उठाए और अपने कुछ फैसलों से जनता को नाराज कर दे। यही उनकी जीत होगी। बीरबल ने यह सब सुना और उसने अगली चाल में सामरिक और दार्शनिक दोनों पहलुओं को मिलाया। उसने लोगों के सामने अकबर को रखा, न कि सैनिक वेश में, न सैन्य आदेश जारी करते हुए, बल्कि एक ऐसे राजा के रूप में जो जनता का साथ चाहता है। उसने महल की बालकनी पर अकबर को लाने की सलाह दी और कहा कि राजा की सादगी और उसका हौसला ही इन षड्यंत्रियों की सबसे बड़ी औकात छीन सकता है। अकबर बालकनी पर खड़े हुए और वह दृश्य जो सामने था उसमें किसी तरह का भारीपन था, पर साथ ही विश्वास भी। उसने जनता को संबोधित किया, न तो कठोरता से, न ही भय से, बल्कि सीधे दिल से। उसने कहा कि जो लोग देश की भलाई चाहते हैं वे एक साथ आए और देश की रक्षा का वादा करें। उसने अपने प्रजा के साथ खुद को बांटा और अपनी सुरक्षा का भरोसा अपनी फौज पर छोड़कर कहा कि राजा और प्रजा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उस सार्वजनिक आराधना ने दहशत फैलाने वालों को जड़ से हिला दिया, क्योंकि उनका मकसद ही राजा की नियति पर संदेह फैलाना था। जनता ने आवाज उठाई, सरदार चुप हो गए और शत्रु ये देखकर घबरा गए कि उनका जाल जनता की एकजुटता के सामने डगमगा गया। पर बीरबल ने अभी भी अंतिम कदम न उठाया। उसने उन सभी पकड़े गए लोगों के खिलाफ निष्पक्ष न्याय का प्रस्ताव रखा, पर साथ ही साथ सुरक्षा के नए तंत्र सुझाए, न कि डर और दंड से, पर सुनवाई और सहभागिता से। उसने राजदरबार में नए तरह के निगरानी और सूचना तंत्र स्थापित किए जिन्हें जनता भी देख सके, ताकि किसी भी समय कुछ भी छुपा न सके। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि महल के कर्मचारी और सेवक अच्छी तनख्वाह और मर्यादा पाएं, ताकि किसी भी लालच के कारण वे दुरेका न हों। अंत में जब सब कुछ शांत पड़ा, अकबर ने बीरबल के चरण पकड़कर पूछताछ की।
वो चाहता था कि बीरबल खुद बताए कि किस तरह उसने ये खेल रचा और किस तरह उसने जनता का भरोसा कायम रखा। बीरबल ने चुटकी भर हंसकर कहा, महाराज, चाल कोई दैवीय चीज नहीं होती, वो लोगों के भरोसे और समझदारी से बनती है। अगर आपने जनता का साथ न लिया होता तो कोई भी चाल काम न आती। अकबर ने ठहरी आंखों से देखा और कहा, तुम्हारी चाल ने न केवल मेरी जान बचाई पर मेरी बादशाहत की रीढ़ को भी मजबूत किया। यह घटना बादशाहत के इतिहास में एक ऐसी पाठ बन गई जिसने सिखाया कि सुरक्षा केवल तलवार और दंड से नहीं आती, वो जनता के साथ ईमानदार संबंध, पारदर्शिता और बुद्धिमत्ता से आती है। बीरबल की चाल ने अकबर की जान बचाई, पर उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने उस हादसे के बाद राज्य की संरचना में ऐसे परिवर्तन कर दिए जो आने वाली पीढ़ियों तक काम आए। महल के आंगन में अब एक नई हवा चली, वो हवा जो भय के बजाय उम्मीद और जिम्मेदारी का संदेश देती थी। बीरबल ने इस नाटक में जो सबसे बड़ी सीख दी वो ये थी, किसी संकट में सबसे बड़ा हथियार आपकी समझ है और सबसे बड़ा कवच जनता का भरोसा। उसने ये दिखा दिया कि चतुराई केवल चाले चलने में नहीं, पर लोगों को साथ लेकर चलने में है। अकबर की जान बची, पर उससे भी बढ़कर अकबर की नीति और पूरे राज्य की तकदीर बच गई, क्योंकि उस एक चाल ने दिखा दिया कि एक न्यायप्रिय और जन भरोसे वाले शासक की शक्ति क्या होती है। एक शब्द, एक नाम जो किसी के लिए मसला बन सकता था। और हुआ भी वही। जब संदिग्धों ने भागने की कोशिश की तो कुछ ने गलती से अपने साथी का नाम लेकर कुछ कह दिया। वही नाम बीरबल के खुफिया नेटवर्क के पास मिल गया और उन्होंने उस नाम की तह लगानी शुरू कर दी। शाम होते होते स्थिति स्पष्ट हुई। पकड़े गए पेटी का स्रोत महल के बाहर एक छोटे घर में मिला। एक घर जो न तो ज्यादा ऊंचा था न किसी बड़ा द्वार था, पर उस घर में एक प्रतिष्ठित आदमी का दफ्तर था जो अक्सर व्यापार के नाम पर पर्दे के पीछे से काम करता था। उसे पकड़ने पर पता चला कि वो शत्रु की ओर से पैसों और हथियारों का स्रोत बना रहा था। उसकी गिरफ्तारी से बाकी जाल के टुकड़े भी खुले, कुछ छोटे सरदार जिनका लालच था और कुछ व्यापारियों का सहयोग। पूरा षड्यंत्र धीरे धीरे उजागर होने लगा। पर सबसे अहम मोड़ तब आया जब वास्तविक साजिशकर्ताओं ने बहादुरी और हट के साथ मुख खोला। उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर अकबर जीवित रहा तो वे महल के एक बड़े किले पर और गहरा हमला कर देंगे। वे चाहते थे कि अकबर डर कर कड़ा कदम उठाए और अपने कुछ फैसलों से जनता को नाराज कर दे। यही उनकी जीत होगी। बीरबल ने यह सब सुना और उसने अगली चाल में सामरिक और दार्शनिक दोनों पहलुओं को मिलाया। उसने लोगों के सामने अकबर को रखा, न कि सैनिक वेश में, न सैन्य आदेश जारी करते हुए, बल्कि एक ऐसे राजा के रूप में जो जनता का साथ चाहता है। उसने महल की बालकनी पर अकबर को लाने की सलाह दी और कहा कि राजा की सादगी और उसका हौसला ही इन षड्यंत्रियों की सबसे बड़ी औकात छीन सकता है। अकबर बालकनी पर खड़े हुए और वह दृश्य जो सामने था उसमें किसी तरह का भारीपन था, पर साथ ही विश्वास भी। उसने जनता को संबोधित किया, न तो कठोरता से, न ही भय से, बल्कि सीधे दिल से। उसने कहा कि जो लोग देश की भलाई चाहते हैं वे एक साथ आए और देश की रक्षा का वादा करें। उसने अपने प्रजा के साथ खुद को बांटा और अपनी सुरक्षा का भरोसा अपनी फौज पर छोड़कर कहा कि राजा और प्रजा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उस सार्वजनिक आराधना ने दहशत फैलाने वालों को जड़ से हिला दिया, क्योंकि उनका मकसद ही राजा की नियति पर संदेह फैलाना था। जनता ने आवाज उठाई, सरदार चुप हो गए और शत्रु ये देखकर घबरा गए कि उनका जाल जनता की एकजुटता के सामने डगमगा गया। पर बीरबल ने अभी भी अंतिम कदम न उठाया। उसने उन सभी पकड़े गए लोगों के खिलाफ निष्पक्ष न्याय का प्रस्ताव रखा, पर साथ ही साथ सुरक्षा के नए तंत्र सुझाए, न कि डर और दंड से, पर सुनवाई और सहभागिता से। उसने राजदरबार में नए तरह के निगरानी और सूचना तंत्र स्थापित किए जिन्हें जनता भी देख सके, ताकि किसी भी समय कुछ भी छुपा न सके।
उसने ये भी सुनिश्चित किया कि महल के कर्मचारी और सेवक अच्छी तनख्वाह और मर्यादा पाएं, ताकि किसी भी लालच के कारण वे दुरेका न हों। अंत में जब सब कुछ शांत पड़ा, अकबर ने बीरबल के चरण पकड़कर पूछताछ की। वो चाहता था कि बीरबल खुद बताए कि किस तरह उसने ये खेल रचा और किस तरह उसने जनता का भरोसा कायम रखा। बीरबल ने चुटकी भर हंसकर कहा, महाराज, चाल कोई दैवीय चीज नहीं होती, वो लोगों के भरोसे और समझदारी से बनती है। अगर आपने जनता का साथ न लिया होता तो कोई भी चाल काम न आती। अकबर ने ठहरी आंखों से देखा और कहा, तुम्हारी चाल ने न केवल मेरी जान बचाई, पर मेरी बादशाहत की रीढ़ को भी मजबूत किया। यह घटना बादशाहत के इतिहास में एक ऐसी पाठ बन गई जिसने सिखाया कि सुरक्षा केवल तलवार और दंड से नहीं आती, वो जनता के साथ ईमानदार संबंध, पारदर्शिता और बुद्धिमत्ता से आती है। बीरबल की चाल ने अकबर की जान बचाई, पर उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने उस हादसे के बाद राज्य की संरचना में ऐसे परिवर्तन कर दिए जो आने वाली पीढ़ियों तक काम आए। महल के आंगन में अब एक नई हवा चली, वो हवा जो भय के बजाय उम्मीद और जिम्मेदारी का संदेश देती थी। बीरबल ने इस नाटक में जो सबसे बड़ी सीख दी वो ये थी, किसी संकट में सबसे बड़ा हथियार आपकी समझ है और सबसे बड़ा कवच जनता का भरोसा। उसने ये दिखा दिया कि चतुराई केवल चाले चलने में नहीं, पर लोगों को साथ लेकर चलने में है। अकबर की जान बची, पर उससे भी बढ़कर अकबर की नीति और पूरे राज्य की तकदीर बच गई, क्योंकि उस एक चाल ने दिखा दिया कि एक न्यायप्रिय और जन भरोसे वाले शासक की शक्ति क्या होती है।